हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर एसेस पॉइंट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो अभी तक हम लोगों ने कुलॉम्स लॉ पढ़ा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ। ठीक है, अब आपने कुलॉम्स लॉ में पढ़ा कि F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, बट यहाँ पे कोई डायरेक्शन की बात नहीं हुई थी, तो यहाँ पे हम जब वेक्टर फॉर्म देखेंगे तो डायरेक्शन की बात भी करेंगे थोड़ा सा। तो इसके लिए एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लो एक Q1 चार्ज है और हमारे पास एक Q2 चार्ज है। ठीक, अब एक फोर्स हमारे पास जो इसकी वजह से इस पे फोर्स लगने वाला है, यानी Q1 की वजह से जो फोर्स Q2 पे लगेगा, तो क्या हो जाएगा Q21। और इस पर Q1 पर जो फोर्स लगेगा Q2 की वजह से, वो हो जाएगा F12। अब इनके बीच की डिस्टेंस हो गई R। अब अगर इनके बीच F12, क्योंकि अब यहाँ पे डायरेक्शन की बात हो रही है कि ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स जो होगा वो हो जाएगा क्या, F12 इज इक्वल्स टू, F12 का मतलब है फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, R12 स्क्वायर। अब R12 क्या है, R12 डायरेक्शन है भाई। ठीक है, इस पर लगने वाला फोर्स यहाँ से यहाँ की ओर डायरेक्शन बता रहा है ये, कि भाई किस डायरेक्शन में लग रहा है फोर्स। अब F12 की जब बात करें, तो इधर देख लो आप, लेफ्ट साइड में हमारे पास वेक्टर दिख रहा है कि वेक्टर फॉर्म में है, मगर इस साइड कोई वेक्टर फॉर्म में दिख नहीं रहा है, सारे मैग्नीट्यूड्स दिख रहे हैं हमारे पे। Q1 Q2 मैग्नीट्यूड है, R मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने, क्योंकि भाई डायरेक्शन की बात हो रहा है, तो वेक्टर को हम लोग डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दें, यहाँ पे लगा दें आर कैप। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि आ, आ ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए, यानी कि जो ए कैप है वो डायरेक्शन बताता है। ठीक है, आपने जैसे कि एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे कि आपने लिखा वेक्टर ए इज इक्वल्स टू 10 i कैप। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप बताते थे कि आई कैप क्या बताता है, आई कैप बताता है I J K। ठीक है, तो आई क्या बताता है कि एक्स एक्सिस के अलोंग 10 यूनिट की बात कर रहा है। तो अगर हम इसको हम लोग वेक्टर ए लिखना है, तो वेक्टर ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर हमारा क्या बताएगा, डायरेक्शन बताएगा यहाँ पे। उसी तरह से यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डायरेक्शन बताने के लिए आर कैप लिख दिया। इतना मैग्नीट्यूड आर डायरेक्शन में, आर कैप में। ठीक है, तो अब इसी को अगर हम लिखना चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर इंटू R12 अपॉन R12। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है मैंने वेक्टर, सॉरी कहाँ गया, कैप वाली बात, कैप वाली बात ये है, वेक्टर ए कैप इज इक्वल्स टू, सॉरी ए कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर ए अपॉन ए। तो वही मैंने लिखा है कि वेक्टर आर इज इक्वल, वेक्टर आर कह रहा हूँ, आर कैप इज इक्वल्स टू वेक्टर आर अपॉन R12। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा F12 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आ जाएगा R12 का क्यूब, R12 सॉरी वेक्टर R12। तो ये भाई हमारा पास आ गया वेक्टर फॉर्म में, फोर्स आ गया Q1 पे लगने वाला फोर्स Q2 की वजह से। ठीक है, इसके क्वेश्चन फर्स्ट मान लेते हैं। अब इसी तरह से Q1 Q2 पर फोर्स लगाएगा, तो सिमिलरली फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1। ठीक है, Q2 पे लगने वाला फोर्स, Q2 अब क्या करेगा, फोर्स इस Q1 पर लगाए, Q1 क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा। तो क्या करेंगे, तो अब डायरेक्शन चेंज हो गई हमारे पास, तो F12 की जगह हो जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो डायरेक्शन चेंज हुई, तो मैं बाकी चीज डायरेक्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे हो जाएगा, बस डायरेक्शन बदल जाएगी, यहाँ R12 की जगह R21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखते हैं Q1 Q2 अपॉन R
R21 इंटू यहाँ पे आ जाएगा R21 वेक्टर अपॉन R21। इसी को और सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब इंटू R21 वेक्टर। ठीक है, तो अब ये आ गया हमारा क्वेश्चन सेकंड। ठीक, तो ये वेक्टर्स की डायरेक्शंस की बात हो गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा और अगर आगे बढ़ा जाए तो एक चीज और देखने को मिलेगी कि जो R21 है और R12 है दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि R21 और R12 की डायरेक्शन जस्ट क्या है, अपोजिट है। यानी कि साइन अगर हम लोग यहाँ पे लगा दें R21 इज इक्वल टू R12 और इसको हम लोग यहाँ पास रिप्लेस कर दें, ठीक है, यहाँ पास, तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R21 का क्यूब। और R21 की जगह पे हमने निकाला है -R12, यानी ब्रैकेट में -R12। ठीक, अब ये माइनस अगर हम लोग निकाल के यहाँ पर रख दें आगे तो ये क्या हो गया, ये एकदम इक्वल हो गया इसके। ठीक है, यहाँ पे भी हमको R12 लिखना होगा, R1। ठीक, तो ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, तो ये F21 जो होगा वो ऐसा हो जाएगा, यानी कि F12 इज इक्वल्स टू -F21। ठीक, और इससे हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कुलॉम्स लॉ है या वेक्टर फॉर्म ऑफ कुलॉम्स लॉ होगा वो क्या करेगा, लॉ ऑफ एक्शन रिएक्शन को फॉलो करता है। ठीक है, तो ये लिमिटेशन ऑफ कुलॉम्स लॉ। तो लिमिटेशन में क्या है कि पहला है द लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द पॉइंट चार्जेस, यानी कि ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल होगा जो कि रेस्ट में होंगे। अगर पॉइंट चार्जेस हैं दो हमारे पास, एक Q1 और Q2, अगर ये रेस्ट में होंगे, ठीक है, तभी इनके पे लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ठीक है, फिर कुलॉम्स लॉ कैन बी ओनली अप्लाइड इन दोज केसेस वेयर वेयर द इनवर्स स्क्वायर लॉ इज ओबेड, यानी कि जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ, जो आपने ये वाला लॉ देखा है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R², जहां पे इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा, ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ, वहां पे ही ये कुलॉम्स लॉ लगेगा। ठीक, अदरवाइज नहीं लगेगा। फिर इट इज डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट कुलॉम्स लॉ वेयर चार्जेस आर इन आर्बिट्ररी शेप, यानी कि आर्बिट्ररी शेप का मतलब यहाँ पे कि डिफिनिट शेप ना हो, वहां पे इसको इम्प्लीमेंट करना, कुलॉम्स लॉ को इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं होगा। फिर आता है द लॉ कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली टू कैलकुलेट द चेंज चार्ज ऑन द बिग प्लैनेट, यानी कि हम लोग जो कुलॉम्स लॉ को है वो डायरेक्टली हम बिग प्लैनेट्स पे चार्ज कैलकुलेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते। ठीक, ये लिमिटेशंस हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पहला है हमारा जो है वो है कंजर्वेटिव, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो कंजर्वेटिव होता है। आपने देखा एफ के एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। ठीक है, और कंजर्वेटिव में ग्रेविटेशनल फोर्स में भी ये भी कंजर्वेटिव होता है। ठीक है, दोनों कंजर्वेटिव होते हैं। यहाँ पे आपने देखा था 11th क्लास में कि ये मास का कंजर्वेटिव होता है, ये चार्ज कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। ये तो बात हो गई सिमिलरिटीज की। फिर उसके बाद ये दो हमारे पास डिसिमिलरिटीज हैं। पहला है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस में भी आइदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी होता है नेचर में। अट्रैक्टिव कब होगा, जब दोनों हमारे पास सॉरी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी कि दोनों अपोजिट चार्जेस हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव होगा। और जब दोनों सेम चार्जेस हों तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रिपल्सिव होगा। ठीक है, और बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होंगे। ठीक है, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंडेंट ऑन द मीडियम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आप देखिए कि F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R², वो के पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा था। मगर ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होंगे, बट जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होंगे वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर इंडिपेंडेंट ऑन मीडियम। ठीक है, मीडियम,
एक और जो लास्ट बात आप और बता सकते हो वो ये बता सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन मच ग्रेटर देन ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, एक और पॉइंट आप जोड़ सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर मच ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत बड़ा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।